स्क्विड गेम सीजन 2 रिलीज हो गया है और इसके रिलीज के साथ ही इसे काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। सीजन 1 जितना अमेजिंग बताया गया था, सीजन 2 उतना ही मिक्स्ड बताया गया है। लेकिन सीजन 2 में भी हमें कई सारी डिटेल्स देखने को मिली हैं जो नंगी आंखों से मिस हो गई है, जिसे हमने अपनी कानून भरी आंखों से पकड़ लिया है। तो चलिए जानते हैं कि सीजन 2 में भी ऐसी कौन सी डिटेल हैं जो डायरेक्टर ने बहुत खूबसूरती से हमारी आंखों के सामने तो रखा, लेकिन कई लोग इसे पकड़ नहीं पाए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है। नंबर 1, स्क्विड गेम सीजन 2 के पहले एपिसोड में हमें गीहुन के पेट पर एक निशान देखने को मिलता है। अगर आपको सीजन 1 का फिनाले याद होगा तो आपको ये पता होगा कि ये चोट का निशान उसे प्लेयर नंबर 218 ने दिया था, यानी कि सांगवू ने, जिसने उसके पेट में कुछ नुकीली चीज मारी थी, जिसकी वजह से उसके पेट पर ये निशान बन गया, जिसकी डिटेलिंग हमें सीजन 2 में भी देखने को मिलती है। नंबर 2, आपने पिंक सोल्जर्स में कभी ये बात नोटिस की है कि उन्हें किस हिसाब से क्या ड्यूटीज मिली है? अगर आपने इस बात पर गौर नहीं किया है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। आप मास्क पर लगे इन सिंबल से ये बता सकते हैं कि भाई इन्हें कौन सी ड्यूटी मिली है। यानी कि अगर आप देखें, जिसके मास्क पर सर्कल लगा हुआ है तो उसकी ड्यूटी है गेम खिलाने की, कंटेस्टेंट्स को वो गेम खिलाता है। जिसके मास्क पर ट्रायंगल है तो उसकी ड्यूटी है कंटेस्टेंट्स को टपकाने की, यानी कि जो हारेगा उन्हें गोली यही लोग मारेंगे। वहीं जिसके मास्क पर ये स्क्वायर का निशान है तो वो है इन सब का लीडर, जो इन्हें ऑर्डर देता है। नंबर 3, आपने पिंक आर्मी में क्या एक और डिटेल नोटिस की है? नहीं की तो चलिए मैं करवा देता हूँ। पिंक आर्मी जब भी पहली बार प्लेयर से मिलती है तो उनके हाथ में कोई वेपन, कोई गन नहीं होता है। ग्रीन लाइट रेड लाइट गेम खेलने के बाद जब वो सेकंड टाइम प्लेयर से मिलते हैं तो इन सोल्जर्स के हाथ में वेपन्स होता है। ऐसा इसलिए ताकि जब वो पहली बार प्लेयर से मिले तो वो उनको सेफ फील करा सके, और जब वो सेकंड टाइम उनसे मिले तो वो खौफ उनकी आंखों में देख सके जो वो चाहते हैं। इसलिए वो सेकंड टाइम वेपन्स लेके आता है, ना कि फर्स्ट टाइम। नंबर 4, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि प्लेयर 4, 5, 6 तक ही क्यों है, 400 या फिर 500 तक क्यों नहीं है? तो इसके पीछे एक थ्योरी लगाते हैं। 4, 5, 6 ये एक ऐसा नंबर है जो कि मिडिल में आता है, और ये नंबर गीहुन को ही क्यों मिला है ये भी जान लेते हैं। 1, 2, 3 ये वो नंबर है जो 4, 5, 6 से पहले आता है। 7, 8, 9 ये वो नंबर है जो 5, 6 के बाद आता है। तो 4, 5, 6 एकदम मिडिल में है, ना ही ये वर्स्ट है ना ही ये बेस्ट है। नंबर 5, क्या आपने स्टार्टिंग में ये देखा कि सेल्समैन जो है वो गीहुन के साथ सीजन 2 में रशियन रोलेट खेलता है और उसके माथे पर बंदूक रखता है और ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गोली नहीं चलती है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि सीजन 1 में गीहुन ने भी उसके साथ कुछ ऐसा ही किया था, उसे डराने के लिए। गीहुन सेल्समैन की तरफ गन पॉइंट करता है और फायर कर देता है, लेकिन वो लाइटर होता है जिसमें से आग निकलती है। तो ये सीन जो है सीजन 1 को रेफर करता है। नंबर 6, अगर आपने इस सीजन कार्ड्स नोटिस किए जो प्लेयर्स को दिए गए हैं तो उस पर आपने नंबर्स भी नोटिस किए होंगे, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें गार्ड्स के भी कार्ड्स देखने को मिले हैं जो सोल्जर्स को मिले थे। अगर आप प्लेयर्स के कार्ड पर ध्यान दें तो उस पर नंबर है 4, 5, 6, 0, 3, 4। वहीं जो सोल्जर्स को कार्ड मिला उस पर नंबर है 0, 0, 1, 0, 3, 4। वहीं सीजन 1 में जो प्लेयर का कार्ड नंबर था वो था 0, 1, 0, 0, 3, 4। अब इसे चेंज करने के पीछे एक ही वजह है। 0, 0, 1 रेफर करता है फ्रंट मैन के नंबर को, 4, 5, 6 रेफर करता है गीहुन के नंबर को, इसलिए इस बार जो कार्ड का नंबर है वो यहां से शुरू होता है। नंबर 7, अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस सीजन एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसका कनेक्शन सीजन 1 की कंटेस्टेंट से है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ठोस सबूत देने वाला हूं। आपने पिंक सोल्जर्स की इस बार देखा होगा कि बैकग्राउंड देखने को मिला है, और वो सोल्जर रही है नेओल। नेओल को इस सीजन जो है हमने देखा कि वो नॉर्थ कोरिया से भाग कर आई है और वो अपने बच्चे को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाना चाहती है। लेकिन क्या आपको ये स्टोरी सुनी सुनी सी नहीं लग रही? अब मैं आपको बताता हूँ कि नेओल का कनेक्शन किससे है। सीजन 1 में सेबियोक से नेओल का कनेक्शन हो सकता है, और वो कैसे?
अब जरा ध्यान से सुनिए, दोनों ही नॉर्थ कोरिया से भागी हुई हैं, दोनों ही अपने परिवार के सदस्य को नॉर्थ से साउथ कोरिया लाना चाहती है और दोनों के ही जो नाम का मतलब है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि सेबेओक का मतलब होता है सुबह और नेओल का मतलब होता है रात। क्या पता इस बार नेओल जो है वो बदला लेने आई हो अपनी बहन का। नंबर 8, अगर आपने इस सीरीज में फ्रंटमैन के नेचर को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि फ्रंटमैन बहुत बुरा आदमी भी नहीं है। और वो कैसे? सेकंड गेम में जब दूसरी टीम जीत रही होती है तो फ्रंटमैन अपना पूरा नेचर भूल जाता है और वो खुशी मनाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है। ये बताता है कि फ्रंटमैन इतना बुरा इंसान भी नहीं है, बल्कि इस गेम की वजह से उसे अपना ये खराब रवैया रखना पड़ता है। नंबर 9, सेकंड गेम में ही आपने फ्रंटमैन की एक और डिटेल नोटिस करी होगी। जब गीहुन की टीम में वो लट्टू वाला गेम खेल रहा होता है तो धीरे धीरे टाइम खत्म हो रहा होता है, लेकिन वो लट्टू नहीं घुमा पाता है। वो कितना भी ट्राई कर ले उससे घूमता ही नहीं है, लेकिन वो एकदम से लट्टू घुमा देता है। और वो कैसे? क्योंकि उस वक्त उसने अपना लेफ्ट हैंड यूज किया होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब उससे लट्टू नहीं घूम रहा था तो उसने अपना राइट हैंड यूज किया था, लेकिन जब उसने एक बार में लट्टू घुमा दिया तो उसने अपना लेफ्ट हैंड यूज किया था। तो आप सोचेंगे कि भाई अब इसमें क्या मतलब हुआ डिटेलिंग का, तो सीजन 1 में जाइए। फ्रंटमैन जो है वो गोली भी लेफ्ट हैंड से चलाता है, ड्रिंक भी लेफ्ट हैंड से पीता है, मास्क भी वो लेफ्ट हैंड से ही उतारता है। ये डिटेल बताती है कि वहां पर फ्रंटमैन सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था और गीहुन को डराने की। नंबर 10, क्या आपने ये बात नोटिस की कि जब थर्ड गेम में अनाउंसमेंट होती है कि 2 प्लेयर्स को ही रूम में जाना है तो उस टाइम पर फ्रंटमैन जो है वो जोंगबेक का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाता है। लेकिन आपने ये चीज नोटिस बिल्कुल भी नहीं की होगी कि वो ऐसा क्यों करता है। वो जोंगबे की जान क्यों बचाता है? वो अंदर उस आदमी को भी मार देता है लेकिन जोंगबे को नहीं मारता है। इसका रीजन एक ही है कि उसे सीधा गीहुन के सामने ही जोंगबे को मारना था और गीहुन को सबक सिखाना था। जब तक उसके सामने कोई अपना नहीं मरेगा वो इस गेम में दखलंदाजी करना बंद नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी डिटेल है इस गेम की, इस पूरे सीजन की। नंबर 11, प्लेयर नंबर 149 एक एपिसोड में अपने बालों में से एक नुकीली चीज निकालती है। वो चाकू भी हो सकता है। तो इसको देखने के बाद सभी का ध्यान इस बात पर गया कि भाई जो सोल्जर्स थे उनको प्लेयर नंबर 149 के बालों में चाकू नहीं दिखा, लेकिन उन्हें गीहुन के दांतों में लगी वो मशीन, वो डिटेक्टर पता लग गया जिसे उन्होंने निकाल फेंका। तो भैया थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। जो स्क्विड गेम है उसमें किसी भी अथॉरिटी को इस चीज़ से कोई दिक्कत ही नहीं है कि किसके पास नुकीली चीज़ है या फिर कौन पिल्स ले रहा है, लेकिन उन्हें इस चीज़ से दिक्कत है कि अगर किसी के दांत में कोई डिटेक्टर लगा हो और उनकी लोकेशन पता लग जाए तो ये चीज़ वो होने नहीं देंगे। और इस गेम का तो नेचर ही है, जितने प्लेयर्स कम होते जाएंगे, जो अथॉरिटीज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़, जो VIPs हैं, उन्हें तो और मज़ा आएगा ये गेम देखने में। जितना ब्रूटल गेम उतना मज़ेदार। तो इसलिए प्लेयर 149 के बालों में वो नुकीली चीज़ लगी रहने दी। नंबर 12, बोट का जो कैप्टन है उसे देखने के बाद हम सभी को शौक तो ज़रूर लगा कि ये बंदा भी मिला हुआ है, मिलावटी है ये इंसान। लेकिन हमें ये बात बहुत पहले ही पकड़ लेनी चाहिए थी। जब ये बंदा सर्च ऑपरेशन पे जाता है पूरी टीम के साथ और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट के बाद जितने भी वहाँ बंदे होते हैं सबका रिएक्शन चेंज हो जाता है। कोई शॉकिंग रिएक्शन देता है, कोई डर का रिएक्शन देता है, लेकिन इस बंदे का रिएक्शन बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। जैसे ब्लास्ट सुनना इसके लिए बहुत कॉमन सी बात है, या इसे पता हो कि इस जगह पर ब्लास्ट होना ही था, मैं क्यों शौक हूँ, मुझे क्या लेना देना। तो इस चीज़ से हमें पकड़ लेना चाहिए था कि ये बंदा उन्हीं के साथ मिला हुआ है। नंबर 13, क्या आपको भी लगता है कि सच में प्लेयर 246 जो इस बच्ची का बाप है वो मर गया? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। ज़रा ध्यान से देखिए, ट्रायंगल के पीछे यानी कि मास्क के पीछे जो बंदा छुपा हुआ है, दरअसल में मुझे लगता है कि वो बंदी है और वो कोई और नहीं बल्कि नेओल है। नेओल ने 246 प्लेयर नंबर को नहीं मारा है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें फ्रंट से नहीं बल्कि बैक से देखने को मिलता है कि गोली चली है। अब गोली कहाँ चली है और क्या सच में प्लेयर नंबर 246 को नहीं मारा है? और नेओल स्टार्टिंग में भी इस बंदे को बचाना चाहती थी और शायद
लास्ट में भी इस बंदे को वो बचा लेगी और इस गेम से निकालने की कोशिश करेगी। नंबर 14, अगर आपको भी लगता है कि आने वाले 3 गेम्स बहुत खतरनाक होने वाली है, लेकिन आपको ये जानना है कि वो 3 गेम्स कौन सी होने वाली है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डिटेल भी हमें इसी सीजन में देखने को मिल गई है। जो पहली गेम होगी वो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में तो दिखा दी है, और वो गेम और कोई नहीं, या तो वो जैक एंड जिल हो सकती है या फिर डेथ ट्रेन हो सकती है। इन दोनों में से ये एक गेम हो सकती है। लेकिन अगर हम बाकी की 2 गेम की बात करें तो वो इस सीजन की दीवारों से हमें पता चल जाता है। नहीं समझे? तो इन दीवारों को जरा देखिए, दीवारें बहुत कुछ बोल उठेंगी। हमें मंकी बार्स देखने को मिलता है दीवार पर, और ह्यूमन चेस भी जो है वो इस गेम का हिस्सा हो सकती है। तो ये 3 गेम्स जो है नेक्स्ट सीजन खेली जाने वाली है, जो कि बहुत डेडली गेम होने वाली है। नंबर 15, इस सीजन हमसे एक बहुत बड़ी डिटेल मिस हो गई है, और वो कौन सी डिटेल है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। वो डिटेल है वीआईपी मेंबर को लेकर के। इस सीजन हमें कोई भी धमाका देखने को नहीं मिला, कोई भी सस्पेंस देखने को नहीं मिला है, लेकिन आई एम श्योर सीजन 3 में वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारे बीच है एक ऐसा बंदा जो वीआईपी मेंबर है और वो इस गेम को खेल रहा है। और ये बात पता चलती है गूगल से। आप सीजन 1 की कास्ट पर जाइए और कास्ट में आपको एक डेविड ली नाम का एक्टर मिलेगा जिसने प्ले किया है वीआईपी नंबर 3, और वहीं आप सीजन 2 की कास्ट पर जाइए तो आपको मिलेगा डेविड ली नाम का ही बंदा जिसने प्ले किया है प्लेयर नंबर 125 का रोल। तो यानी कि मासूम सा भोंदू बंदा जो है ये सीजन 3 में वीआईपी मेंबर बन के सभी के सामने प्रकट हो सकता है। तो भैया सीजन 3 में होने वाला है धमाका। याद रखिए सीजन 2 थोड़ा सा डल था, लेकिन सीजन 3 बहुत धमाकेदार हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि सीजन 3 बहुत धमाकेदार होगा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्या आपने सीजन 2 देख लिया है? तो हाँ लिख करके कमेंट जरूर कीजिए। आपको कैसा लगा ये भी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।